है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड जैसे एल्कीन है, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन है, उनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो आपके रिएजेंट है, रिएजेंट की प्रेजेंस में ये पाई इलेक्ट्रॉन का अस्थायी स्थानांतरण, शिफ्टिंग हो जाती है। यदि ये रिएजेंट हट जाए तो वापस से इलेक्ट्रॉन्स अपनी प्रीवियस स्टेज में, पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। जैसे एल्कीनों में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक H+ जो HBr में रहता है की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन परमाणु पे आके नेगेटिव चार्ज से ये H+ जुड़ जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है और बचा हुआ Br- जुड़ के उत्पाद बना देता है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट Cn- HCN का Cn-, यहाँ कार्बन से जुड़ के ये मध्यवर्ती ऋणायन बनाता है और उस पर बचा हुआ H+ जुड़ के ये योगात्मक उत्पाद बनाता है। तो इस तरह से अस्थायी रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग, स्थानांतरण इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट कहलाता है। यदि रिएजेंट हट जाए तो ये इफेक्ट भी नहीं रहता। यही बात यहाँ नोट्स में लिखी हुई है। किसी अभिकर्मक की उपस्थिति से डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जैसे एल्कीन, कार्बोनिल, साइनाइड आदि में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर का विस्थापन, शिफ्टिंग इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। इसमें वह परमाणु धनावेशित हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म जाता है और दूसरा जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो ऋणावेशित हो जाता है। रिएजेंट के हटते ही पाई इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी जगह वापस आ जाते हैं। अतः यह अस्थायी प्रभाव है। एल्कीनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं इसी प्रभाव के कारण होती हैं। पाई इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि एल्कीनों में आपके इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा है तो उस कार्बन पे धनावेश यानी उससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यदि उस पर -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यानी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके अनुनाद, रेजोनेंस। रेजोनेंस आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ भी रेजोनेंस के बारे में जनरल बातें ही बताई गई हैं। क्या होता है रेजोनेंस, अनुनाद? जैसे बेंजीन है, बेंजीन की कैलकुलेन है, ये संरचना विधि, ये संरचना विधि, यानी इन संरचनाओं के अनुसार बेंजीन में 3 C डबल बॉन्ड C और 3 C सिंगल बॉन्ड C, 3 C सिंगल बॉन्ड C के बीच की बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम, 3 C डबल बॉन्ड C द्विबंध की बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रम। लेकिन जब वास्तव में बेंजीन की संरचना देखी तो उसमें ना तो डबल बॉन्ड के जैसी थी बॉन्ड लेंथ, ना एक सिंगल बॉन्ड के जैसी थी, वो इनके इन बिटवीन, इनके बीच में कहीं 1.39 एंगस्ट्रम थी। बेंजीन जैसी ये बातें समझाई गई अनुनाद रेजोनेंस की सहायता से। क्या है, जब एक संरचना सूत्र
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता, तो उसकी दो या दो से अधिक पॉसिबल संभावित संरचनाएं दी जाती हैं, जिन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। यौगिक की एक्चुअल स्ट्रक्चर वास्तविक संरचना में सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर कहते हैं। इसे कागज पर बनाना आसान नहीं होता और इस घटना को अनुनाद रेजोनेंस कहते हैं। जैसे बेंजीन में अनुनाद से दो प्रमुख कैलकुलस संरचनाओं का योगदान होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है अनुनाद ऊर्जा। यौगिक की सबसे अधिक स्थायी न्यूनतम ऊर्जा की अनुनादी संरचना तथा उसके अनुनादी संकर रेजोनेंस हाइब्रिड की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद ऊर्जा रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इसे कैसे ज्ञात करते हैं? इससे यौगिक की संभवन ऊर्जा हीट ऑफ फॉर्मेशन या दहन ऊर्जा हीट ऑफ कंबशन या हाइड्रोजनीकरण ऊर्जा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये ऊर्जा का अंतर जितना ज़्यादा होता है, यौगिक का स्थायित्व भी उतना अधिक होता है। ऊर्जाओं के प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक मानों की गणना के अंतर द्वारा इसे ज्ञात करते हैं। जैसे बेंजीन की निकालनी है तो क्या करते हैं? पहले साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजन से क्रिया करा के बने हुए साइक्लोहेक्सीन में प्रैक्टिकली हाइड्रोजनीकरण ऊर्जा कितनी है? डेल्टा H बराबर प्लस 28.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब साइक्लोहेक्साट्राइन या आपके बेंजीन, सैद्धांतिक रूप से इसके 3 अणु लगेंगे। इसमें साइक्लोहेक्सीन में 1 अणु लगाता है, 1 डबल बॉन्ड, यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, 3 अणु, इससे साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो थ्योरेटिकल रूप से, सैद्धांतिक रूप से साइक्लोहेक्सीन से 3 गुना अधिक यानी 85.8 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक ऊर्जा यहाँ उत्पन्न होगी। लेकिन वास्तव में जब प्रैक्टिकल करके देखा, ये तो कैसी है? सैद्धांतिक। प्रैक्टिकल करके देखा तो कितनी ऊर्जा मुक्त हुई? -49.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। सैद्धांतिक रूप से मुक्त होनी थी 85.8, प्रायोगिक रूप से मुक्त हुई 49.8, यानी इन दोनों का अंतर, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मानों में अंतर -85.8 -49.8 बराबर -36 किलो कैलोरी पर मोल। यह आपके बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा का मान है। इसलिए बेंजीन अधिक स्थायी है, कम क्रियाशील है या योगात्मक की जगह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से देती है। इस तरह के कार्बनिक यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने में अनुनाद एक महत्वपूर्ण घटना है। अब है अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशंस फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और फॉर रेजोनेंस। नंबर फर्स्ट, जो अनुनादी संरचनाएं हम बनाते हैं उनमें एटम्स की रिलेटिव पोजीशन, सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती है। नंबर दूसरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सभी परमाणु समान तल में होते हैं, केवल पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होते हैं। नंबर तीसरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान रहती हैं। नंबर अगला है, स्ट्रक्चर्स में जो एडजेसेंट निकटवर्ती परमाणु हैं उन पर सेम चार्ज, समान आवेश नहीं होता है। नंबर अगला है,
अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जाएं एनर्जी लगभग सेम समान होती है। और नंबर लास्ट है, इनमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब है अनुनादी संरचनाओं का कंट्रीब्यूशन या रूल्स ऑफ रेजोनेंस कि हम बहुत सारी संभावित पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उनमें से किनका रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा या कम होगा, ये हम आसानी से बता सकें, इसके लिए ये नियम है। नंबर फर्स्ट, जिस स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होगी उनका रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन में हमें दिखाई देने वाले सहसंयोजक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड 2, 3 और 2, 5, लेकिन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1, 2, 3 और 1, 4 कम है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। इस वाले का मोर कंट्रीब्यूशन, अधिक योगदान होगा। नंबर दूसरा, समान कोवलेंट बॉन्ड होने पर जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर